सो हेलो एवरीवन, आई एम चांद और आज हम पढ़ते हैं बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि बार्बिचुरेट्स होते क्या हैं। एक्चुअली बार्बिचुरेट एक प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं। मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि सीएनएस की एक्टिविटी को कम करें, सप्रेस करें, डिप्रेस करें, वो ड्रग्स होते हैं बार्बिचुरेट्स। इसका एग्जांपल फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल एंड थायोफेंटोल। तो भाई अब समझते हैं बार्बिचुरेट पॉइजनिंग की पैथोफिजियोलॉजी। मतलब कि बार्बिचुरेट ड्रग्स अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो किस तरह से एक पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो भाई उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो भाई होता क्या है, हमारे सीएनएस के अंदर दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बोले तो वो केमिकल्स जो कि न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 तक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो भाई हमारे सीएनएस में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। पहले होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस या फिर सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से स्लीपीनेस होती है या ड्राउजीनेस होती है। अब जो हमारा गाबा है वो इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरॉन 1 से रिलीज होता है और न्यूरॉन 2 पे प्रेजेंट गाबा ए रिसेप्टर्स, मतलब एक न्यूरॉन से गाबा हमारा रिलीज होता है सीएनएस के अंदर और सेकेंड न्यूरॉन में प्रेजेंट गाबा ए रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड करता है। इससे क्या होता है, जैसे ही हमारा गाबा ए रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करना शुरू कर देता है, न्यूरॉन 2 के क्लोराइड चैनल्स ओपन कर जाते हैं। न्यूरॉन 2 के क्लोराइड चैनल्स ओपन कर जाते हैं जिसकी वजह से जो क्लोराइड है वो बाहर से हमारा न्यूरॉन 2 के अंदर एंटर कर जाता है। क्लोराइड जो कि नेगेटिव होता है वो बाहर से क्लोराइड चैनल्स के खुलने की वजह से अंदर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो हमारा सेकंड न्यूरॉन है उसके अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस न्यूरॉन का हाइपर पोलराइजेशन होना। और न्यूरॉन के हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, ये न्यूरॉन फायर नहीं कर पाता है, मतलब कि काम करना कम कर देता है या उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं सीएनएस की एक्टिविटी का डिप्रेस होना, दैट इज सीएनएस डिप्रेशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बार्बिचुरेट ड्रग्स इस पूरे में पॉइजनिंग कैसे कर पा रही हैं। तो भाई देखो, जो हमारी बार्बिचुरेट ड्रग है ना वो इन्हीं गाबा ए रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाती है। ये बार्बिचुरेट ड्रग्स इन्हीं गाबा ए रिसेप्टर पर जाके क्या कर जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं और बाइंड करने के बाद क्लोराइड चैनल्स ऑब्वियसली खुल ही जाएंगे। क्लोराइड ऑब्वियसली अंदर की तरफ आता ही रहेगा। बट पॉइजनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बार्बिचुरेट ड्रग्स हैं वो जब गाबा ए पे बाइंड करती हैं तो नॉर्मल ड्यूरेशन से कई ज्यादा टाइम तक बाइंड करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो क्लोराइड चैनल्स हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में क्लोराइड आयंस न्यूरॉन 2 में आता है, जिसकी वजह से ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से ज्यादा नेगेटिव होता है हमारा न्यूरॉन 2, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से सीएनएस डिप्रेशन और ज्यादा होता है। और इसी डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइजनिंग। एंड सिंस ये पूरा का पूरा सीएनएस डिप्रेशन बार्बिचुरेट्स की वजह से हो रहा है, इसी वजह से इस सब को हम लोग बोलते हैं बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। एक बार पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी में रिपीट कर रहा हूं। देखो भाई, सीएनएस के अंदर दो टाइप के रिसेप्टर्स, दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो गाबा है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का ही एग्जांपल है। ये गाबा न्यूरॉन 1 से निकल के न्यूरॉन 2 तक जाता है और न्यूरॉन 2 पे प्रेजेंट गाबा ए रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है, जिसके बाद न्यूरॉन 2 का क्लोराइड चैनल्स खुल जाते हैं और क्लोराइड बाहर से आके इस न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज कर देता है, नेगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, दैट इज फिजियोलॉजिकल।
बट जब बार्बिट्यूरेट ड्रग्स हम लोग इनटेक करना शुरू कर देते हैं तो वो गाबा ए रिसेप्टर पे जाके नॉर्मल ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम तक अटैच रहती है, ज्यादा टाइम तक बाइंड रहती है, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल ज्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन ट्यूब में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से भाई क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका हाइपरपोलराइजेशन और ज्यादा हो जाता है या फिर इसकी एक्टिविटी और ज्यादा कम हो जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं सीएनएस डिप्रेशन, ऑल्सो और वी कैन से कि बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग आखिर डेंजरस है क्यों? तो भाई देखो, ये बार्बिट्यूरेट्स हमारे ब्रेन पे जाके एक्ट करता है, सीएनएस पे जाके एक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी को कम करता है। अब भाई सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है और कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी होता है। तो भाई जब ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी तो इन दोनों की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और जब इन दोनों की ही एक्टिविटी कम हो जाएगी तो भाई हमारा हार्ट भी सही से काम नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेटरी सेंटर भी या रेस्पिरेशन भी सही से काम नहीं कर पाएगा। तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मतलब कि अगर बार्बिट्यूरेट्स को हम लोग बहुत ज्यादा ओवरडोज करते हैं तो बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर पे और रेस्पिरेटरी सेंटर पे, और इंसान के अंदर या पेशेंट के अंदर हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा एंड ही में डाई। तो भाई अब जरा देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग, मतलब कि किसी के अंदर बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग हुई तो उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो हमने बात करी थी कि सीएनएस की एक्टिविटी कम हो रही है, सीएनएस में डिप्रेशन आ रहा है, इसी वजह से सीएनएस के लेवल पर ड्राउजीनेस हमें देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा और एटेक्सिया हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पे बात करूं तो उसमें हमें चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। भाई ये क्या होता है? चलो भाई इतना तो हमें पता है कि बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग में सीएनएस का डिप्रेशन होता है, सीएनएस के अंदर ही हमारा मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पेशेंट के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। जब कोई सीएनएस में डिप्रेशन आएगा तो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट ब्रेन का जो मेडुला है वहां पर डिप्रेशन आएगा। मेडुला में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो वहां डिप्रेशन आएगा, तो वहां डिप्रेशन आएगा तो पेशेंट का रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, कुल मिला के उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। अब इसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न हमें बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलती है और उस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को भाई हम बोलते हैं चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है, पहले तो ब्रीदिंग हमारा पेशेंट की ग्रेजुअली डीपर होती रहेगी, फिर ग्रेजुअली वो ब्रीदिंग शैलोअर होती रहेगी, फिर ब्रीदिंग विल बी स्टॉप्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब कि एपनिया हो जाएगा, और फिर इसी साइकिल का रिपीटेशन होता रहेगा, फिर से चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में भाई क्या होता है, ब्रीदिंग ग्रेजुअली हमारी डीपर होती है, डीपर के बाद ग्रेजुअली शैलोअर होती है एंड फिर ब्रीदिंग हमारे कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। और इसी पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जो कि हमारा बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। इसके बाद सीवीएस के लेवल पर भाई होता है शॉक। एक्चुअली जो हमारे बार्बिट्यूरेट्स हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और इस वजह से पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है एंड देन यू गेट शॉक। इसके बाद जीआईटी के लेवल पे बॉबल साउंड्स हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बार्बिट्यूरेट्स हमारे सीएनएस के लेवल पर एक्टिविटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो जीआईटी तक पहुंचने वाला स्टिमुलेशन है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से जीआईटी की एक्टिविटी भी कम होती है और इसी वजह से जो बॉबल साउंड्स हैं वो भी कम होती है। इसके बाद टेम्परेचर हमारे पेशेंट का कम हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हाइपोथर्मिया। क्यों हाइपोथर्मिया होगा? क्योंकि भाई हाइपोथैलेमस जो कि हमारे पेशेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, एंड सिंस बार्बिट्यूरेट्स हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, इसका मतलब हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को भी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से
टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, हाइपोथर्मी हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज बार्बिचुरेट ब्लिस्टर्स। क्या होते हैं? दे आर द लार्ज ब्लिस्टर व्हिच आर सीन ओवर द प्रेशर पॉइंट्स, मतलब कि बॉडी के वो पॉइंट जहां पर प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जांपल एल्बो, नीज, बटक्स, हैंड्स। एक्चुअली होता क्या है, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता रहता है और उसी वजह से ब्लिस्टर्स पैदा हो जाते हैं और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बार्बिचुरेट ब्लिस्टर्स। तो भाई अब देखते हैं कि बार्बिचुरेट पॉइजनिंग को हम लोग किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। एक्चुअली देयर इज नो सिंगल बेडसाइड टेस्ट टू डायग्नोस बार्बिचुरेट पॉइजनिंग and the diagnosis basically depends on three things. Number one is the history of the patient. Second is clinical examination. History of the patient का basically मतलब है कि पेशेंट के पिछले कुछ टाइम की हिस्ट्री क्या है, उसने क्या क्या आइटम्स कंज्यूम करे हैं, कहाँ कहाँ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब क्लिनिकल फीचर्स जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़े थे। एंड फाइनली इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हमारा एबीजी आ जाएगा यानी आर्टीरियल ब्लड गैस, ईसीजी आ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाएगा एंड सीरम बार्बिचुरेट लेवल आ जाएगा। इन चारों को अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जरा। तो भाई इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा एबीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस, और इसमें हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भाई? देखो, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, हमारा जो सीएनएस है उसका डिप्रेशन हो जाएगा। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग की वजह से हमारा सीएनएस के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसमें भी डिप्रेशन आ जाएगा और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में होने वाला रेस्पिरेशन है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और रेस्पिरेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है? नॉर्मली क्या होता है, जितनी CO2 हमारी बॉडी के अंदर बन रही है वो उतनी ही अमाउंट में बाहर निकलती है, उतनी ही अमाउंट में एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। लेकिन रेस्पिरेशन अगर कम हो रहा है, इसका मतलब जितनी CO2 हमारी बॉडी के अंदर बन रही है उतनी CO2 बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। और CO2 के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिडोसिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकंड इन्वेस्टिगेशन होगी हमारी ईसीजी, जिसके अंदर हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग की वजह से सीएनएस डिप्रेशन होगा और सीएनएस डिप्रेशन की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें भी डिप्रेशन आएगा, जिसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी भी हमारी कम होगी और उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया। फोर्थ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी हमारी ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि भाई हाइपोग्लाइसीमिया के क्लिनिकल फीचर्स भी कुछ कुछ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के क्लिनिकल फीचर से मिलते हैं। एंड फाइनली फोर्थ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी हमारी सीरम बार्बिचुरेट लेवल, जो हमारे पॉइजनिंग को कंफर्म करेगी अगर प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर तो। अब बात करते हैं बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट की। एक्चुअली देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, और इसीलिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है दैट इज फोकस्ड ऑन कीपिंग द पेशेंट अलाइव until the entire drug or the complete drug of barbiturates get either metabolized or eliminated. So ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग एबीसी देखते हैं। एबीसी बोले तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट का एयरवे प्रॉपर है या नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। अगर नहीं है तो हम लोग ट्यूब वगैरह डालेंगे एटसेट्रा। फिर देखते हैं कि पेशेंट हमारा प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है देन वी विल गिव ऑक्सीजन ऑब्वियसली। एंड फाइनली हम ये देखते हैं कि पेशेंट का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम कम है, ज्यादा है, प्रॉपर है, किस तरह से है। अगर हाइपोटेंशन हो रखी है तो हम लोग आईवी नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो मकसद होता है ट्रीटमेंट का बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर is to keep the patient alive until the entire drug either gets metabolized or eliminated. So second thing जो हम मैनेजमेंट में कर सकते हैं वो है टेम्परेचर मेंटेनेंस। हमने पढ़ा था कि
बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर सीएनएस डिप्रेशन की वजह से हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का खराब हो जाता है। रेगुलेशन खराब होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का वो कम हो जाता है, दैट इज हाइपोथर्मिया होने लगता है। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर हाइपोथर्मिया होने लगता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट में क्या क्या दे सकते हैं, वार्म ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, इसके अलावा वार्म आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, एंड पेशेंट को एक वार्म रूम में रख सकते हैं। तो भाई अब देखते हैं तीसरा तरीका इन द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, और वो है गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन। गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन भाई प्रिवेंट्स फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एंड डू नॉट रिमूव ऑलरेडी एब्जॉर्ब ड्रग। मतलब कि एक पेशेंट ने सपोज करो बार्बिचुरेट ड्रग अपने बॉडी के अंदर ले ली, उनमें से सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स बार्बिचुरेट ड्रग्स के एक पेशेंट के अंदर गए, उनमें से 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं और 80 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। तो गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, लाइक एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करना या गैस्ट्रिक लवाज, वो इन 80 मॉलिक्यूल्स को ही रिमूव कर पाएगा, ना कि इन 20 मॉलिक्यूल्स को। क्यों? क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो ही चुके हैं ब्लड के अंदर। तो ये प्रोसेसेस केवल इन 80 मॉलिक्यूल्स को ही रिमूव कर पाएगा, दैट इज इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसे प्रिवेंट करेगा। एंड ये जो प्रोसेसेस हैं विल नॉट रिमूव द ऑलरेडी एब्जॉर्ब ड्रग। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं कि गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को तुम एक स्पंज की तरह समझ सकते हो, जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे और वो ड्रग के वो सारे मॉलिक्यूल्स जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ड्रग के वो सारे मॉलिक्यूल्स जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जस्ट लाइक अ स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर, और फिर स्टूल के थ्रू उन्हें रिमूव कर देगा। दूसरा मेथड होता है गैस्ट्रिक लवाज, ऑब्वियसली जितना भी स्टमक कंटेंट है उसे बाहर निकालना, एंड दिस गैस्ट्रिक लवाज इज डन विद द हेल्प ऑफ KMNO4। और भाई ये जो गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन का प्रोसेस है वो हमें बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के 1 घंटे के अंदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ड्रग जो है वो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग होने के 1 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर कुछ फायदा नहीं होता 1 घंटे के बाद अगर हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं तो। फोर्थ मेथड इन द मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग इज सोडियम सल्फेट एंड इनेमा। सोडियम सल्फेट क्या करता है? इट ड्रॉज वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, व्हिच कॉजेस रैपिड इवैक्यूएशन। मतलब कि इंटेस्टाइन में वाटर ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से जितनी भी ड्रग वहां प्रेजेंट हैं उन सबका रैपिड इवैक्यूएशन हो जाएगा। इसके अलावा इनेमा is what? It is introducing fluid into the rectum in order to stimulate the bowel emptying। तो भाई फोर्थ मेथड इन द मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग क्या हुआ? सोडियम सल्फेट एंड एनिमा, जिसका पूरे का पूरा समरी ये होती है कि वो बॉवल एम्प्टीइंग या फिर बॉवल इवैक्यूएशन करवाता है। एंड फाइनली फिफ्थ मेथड हम लोग बोल सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग इज हीमोडायलिसिस। तो भाई इसी तरीके से हमारा जो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग का लेक्चर है वो फिनिश होता है। एंड इफ यू राइट ऑल ऑफ दिस जो भी हमने आज पढ़ा इन योर एग्जाम्स, आई एम डैम श्योर यू विल गेट अमेजिंग मार्क्स। तो भाई इसी तरीके से और मेडिसिन लेक्चर्स के लिए यू मस्ट फॉलो दिस चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।